उस अमावस की रात महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जो हुआ वो मैं आज भी भूलना चाहता हूँ, लेकिन भूल नहीं पाता, क्योंकि उस रात मैंने मौत को अपनी आंखों के सामने नाचते देखा था। यह कहानी है दिवाली की अमावस की रात की, जब अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं, हर घर में, हर दिल में फैल गया था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सुन रहे हो आधी रात कहानियाँ यूट्यूब चैनल। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज़ हमें हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, इसलिए स्टोरी को कंप्लीट देखा करिए। अच्छी लगे और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में बसा था एक गांव। बीच में बस 50-60 घर। दिवाली से एक दिन पहले की बात है। गांव में चहल पहल थी, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, औरतें रंगोली बना रही थी, हर घर में दियों की रोशनी थी। लेकिन एक घर में सिर्फ अंधेरा था। वो था 70 साल के नारायण काका का घर, गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान। लोग कहते थे कि नारायण काका को वो सब दिखता है जो आम लोगों को नहीं दिखता। उस शाम नारायण काका अपने घर के बाहर चौकी पर बैठे थे, उनकी आंखें बंद, होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। तभी गांव का सरपंच विनोद उनके पास आया। काका, दिवाली है, घर में दिया तो जलाइए। नारायण काका ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बेटा, इस बार की अमावस अलग है, बहुत अलग है। तनाव बढ़ता है। क्या मतलब काका? आज रात वो आएगी, चिटकीन आएगी, 100 साल बाद फिर से आएगी। विनोद हंस पड़ा। काका, ये सब अंधविश्वास है। 21वीं सदी में कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। नारायण काका ने गहरी सांस ली। जब तक नहीं देखोगे तब तक यकीन नहीं होगा, लेकिन जब देख लोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। रात के 11 बज चुके थे। दिवाली की रात, लेकिन अमावस की रात। आसमान में एक तारा भी नहीं था। बादल छाए हुए थे। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हवा की सरसराहट। विनोद अपने घर में अपनी पत्नी प्रिया और 8 साल के बेटे आदित्य के साथ था। घर में दिए जल रहे थे, लक्ष्मी पूजन हो चुका था। तभी बाहर से एक आवाज आई, महिला की हंसी, बहुत धीमी, बहुत दूर से। सुना तुमने? प्रिया ने पूछा। क्या? हंसने की आवाज? किसी औरत की। विनोद ने कान लगाए, लेकिन अब सन्नाटा था। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, सो जाओ। रात के 12 बजे घर के सारे दिए एक साथ बुझ गए। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। आदित्य रोने लगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। विनोद ने माचिस जलाई, दिए फिर से जलाए, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। खिड़कियां बंद थी। फिर दिए कैसे बुझे? खिड़की पर खरोच की आवाज, खड़। सबने उस आवाज की तरफ देखा। नाखून इतने लंबे कि शीशे पर निशान बन गए थे। दिल की धड़कन तेज होती है। विनोद, ये क्या है? प्रिया की आवाज कांप रही थी। विनोद ने हिम्मत करके खिड़की के पास गया, शीशे से बाहर झांका। बाहर कुछ नहीं था, बस अंधेरा। तभी तेज चीख सामने वाले घर से एक चीख उठी, इतनी तेज, इतनी दर्द भरी कि विनोद की रीढ़ में सहम दौड़ गई। वो घर था रमेश का, विनोद का पड़ोसी। विनोद ने दरवाजा खोला। मत जाओ। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश को कुछ हो गया है, मुझे जाना होगा। कदमों की आवाज। विनोद बाहर निकला। गली में सन्नाटा था। बाकी सब घरों के दरवाजे बंद थे। किसी ने बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं की। रमेश के घर का दरवाजा अध खुला था। विनोद ने धीरे से दरवाजा खोला। रमेश, सब ठीक है। घर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था कोने में। उस दिए की रोशनी में विनोद ने देखा, दीवार पर खून के निशान थे, उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने दीवार को खरोचते हुए खुद को खींचने की कोशिश की हो। फर्श पर रमेश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें जान नहीं थी। उसके चेहरे पर दहशत जमी हुई थी और उसकी छाती पर 3 लंबी खरोंचें थीं। विनोद के मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई, क्योंकि उसी वक्त कोने में रखे शीशे में उसने किसी को देखा। दिल की धड़कन बंद। एक औरत, काले कपड़ों में, बाल खुले हुए, जमीन तक लटके हुए। वो औरत उसकी तरफ देख रही थी। शीशे में। विनोद ने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर से शीशे में देखा। वो औरत अब और करीब थी। तेज सांसें। विनोद भागा।
बाहर की तरफ। दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया, जोर से बंद हुआ। धड़ाम। दरवाजे की आवाज़। विनोद ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब उसके सामने खड़ी थी, करीब, बहुत करीब। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि हवा नहीं चल रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद, एकदम सफ़ेद, जैसे किसी ने आटा पोत दिया हो। आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके मुंह से एक मुस्कान, एक भयानक मुस्कान। तुमने यकीन नहीं किया, अब देख लो। फुसफुसाती आवाज़। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि विनोद के कानों में दर्द होने लगा। वो औरत आगे बढ़ी, उसके नाखून लंबे, मुड़े हुए, नुकीले। काका। तभी मंत्रों की आवाज़। दरवाज़ा टूटा। नारायण काका अंदर आए। उनके हाथ में एक दिया था और वो मंत्र पढ़ रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेज रोशनी। वो औरत चीखी, एक इतनी तेज चीख कि शीशा टूट गया। वो पीछे हटी, धुएं की तरह, और खिड़की से बाहर निकल गई। विनोद जमीन पर गिर पड़ा। सांसें तेज चल रही थी। नारायण काका ने उसे सहारा दिया। चलो, अभी जल्दी करो, अभी रात बाकी है। नारायण काका ने सबको इकट्ठा किया। पूरा गांव, हर घर से लोग बाहर आए। आज रात चेटकिन लौट आई है। 100 साल पहले भी वो आई थी। उस रात 12 लोग मरे थे। आज फिर से वो शिकार ढूंढ रही है। सब डरे हुए थे। हम क्या करें काका? नारायण काका ने गहरी सांस ली। चेटकिन अमावस की रात सबसे ताकतवर होती है, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रार्थना करें, अगर हम रोशनी से खुद को घेर लें, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वो कौन है, क्यों आई है? नारायण काका ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। 100 साल पहले इसी गांव में एक औरत थी। नाम था उसका चेतना। खूबसूरत थी, लेकिन गांव के लोगों ने उस पर डायन होने का इल्ज़ाम लगाया, बिना किसी सबूत के, बस अंधविश्वास के नाम पर, और उसे जिंदा जला दिया। उसी दिन से वो चेटकिन बन गई। हर 100 साल में अमावस की रात वो लौटती है, अपना बदला लेने। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। तो अब क्या होगा? अब हम उससे माफ़ी मांगेंगे, उसे शांति देंगे, उसे बताएंगे कि हम उस गलती को मानते हैं और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। रात के 3 बजे गांव के सब लोग चौराहे पर इकट्ठे थे। चारों तरफ दिए जलाए गए थे, हजारों दिए। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। बीच में एक छोटा सा मंदिर था। उसके सामने नारायण काका बैठे थे, आंखें बंद, हाथ में रुद्राक्ष की माला। वो मंत्र पढ़ रहे थे। सब लोग उनके साथ थे, प्रार्थना कर रहे थे, शांत मंत्रों की आवाज़। तभी हवा का झोंका आया, इतना तेज कि सैकड़ों दिए बुझ गए। लोग घबरा गए, और तभी आसमान में एक काली छाया दिखी। वो औरत चेटकिन वो आसमान में थी, हवा में तैर रही थी। उसके बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे, आंखें लाल चमक रही थी। उसने नीचे देखा, सबको देखा, और फिर वो नीचे उतरी। जमीन पर उतरते ही उसने नारायण काका देखा। तुम मुझे रोकना चाहते हो? नारायण काका ने आंखें खोली। नहीं चेतना, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। चेटकिन हंसी, एक भयानक हंसी। शांति? मुझे जिंदा जलाया गया था, मेरी चीखें सुनकर भी किसी ने मदद नहीं की, और अब तुम शांति की बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि जो हुआ वो गलत था, बहुत गलत था, और मैं उस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। पूरा गांव माफ़ी मांगता है। नारायण काका ने ज़मीन पर माथा टेक दिया। उनके साथ पूरा गांव, एक एक करके सबने माथा टेक दिया। हमें माफ़ कर दो चेतना, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, लेकिन अब हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। चेटकिन खड़ी रही, चुपचाप। उसकी आंखों में पहली बार कुछ और दिखा, दर्द, गहरा दर्द। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं सिर्फ एक आम औरत थी, लेकिन लोगों ने मुझे डायन कहा, मुझे मारा, मुझे जलाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं बस चाहती थी कि कोई मेरी बात सुने, कोई यकीन करे कि मैं निर्दोष थी। नारायण काका ने धीरे से कहा, हम यकीन करते हैं, हम जानते हैं कि तुम निर्दोष थी, और हम अपनी गलती मानते हैं। चेटकिन की आंखों से एक बूंद, एक आंसू गिरा। वो आंसू जमीन पर गिरते ही एक फूल बन गया, सफ़ेद रंग का फूल। चेटकिन ने आसमान की तरफ देखा। शायद अब मुझे शांति मिलेगी। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा, सफ़ेद रोशनी। वो मुस्कुराई, इस बार एक असली मुस्कान। धन्यवाद। और वो गायब हो गई, हवा में घुल गई। गांव के सब लोग खड़े हो गए। सबने एक दूसरे को देखा।
विनोद ने नारायण काका से पूछा। काका, क्या वो चली गई? नारायण काका ने हंसते हुए कहा, हाँ, इस बार हमेशा के लिए उसे मुक्ति मिल गई। दिवाली की सुबह सूरज निकला। लोग अपने अपने घरों में गए, लेकिन इस बार हर कोई कुछ सीख कर गया था। अंधविश्वास किसी निर्दोष की जान ले सकता है, और जब गलती हो जाए तो उसे मानने में भी देर नहीं करनी चाहिए। उस रात के बाद देवगांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन हर साल दिवाली की अमावस पर गांव के लोग उस चौराहे पर इकट्ठे होते हैं, हजारों दिए जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं चेतना की आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि कुछ गलतियां माफ़ी से ही सुधरती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। कहानी का अगला पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा करें। आने वाले सभी एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर सभी अपडेट्स प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं सागर और आप सुन रहे थे आधी रात कहानियाँ।